मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कल के लेक्चर में हमने यूनिट्स की बेसिक के बारे में स्टडी किया था और डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सीखा था। अगर आपने हमारा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसकी बहुत यूज़ पड़ेगी यहाँ पे। तो ये समझने के लिए आपको वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे टाइप करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1 बाय निशांत सर। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये समझना कंपलसरी है। इसमें हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इफ C इज इक्वल टू A प्लस माइनस B, अगर इतना दिया हुआ है देन A एंड B बोथ मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। C इज इक्वल टू A प्लस माइनस B दिया हुआ है, वेयर A एंड B कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो वहाँ पे A और B का डायमेंशन मस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं, मस्ट सेम होना चाहिए। अगर A और B का डायमेंशन सेम नहीं होगा तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ले बढ़िया से। C इज इक्वल टू A प्लस माइनस B। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लो मेरे पास 2 kg मास है प्लस 4 kg मास ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। ये 2 kg और ये 4 kg, ये दोनों क्या है, दोनों मास ही तो हैं। क्या है, दोनों मास है। और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने बताया था तुमको। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ML0T0 ML0T0। अब तुम एकदम छलक गए, सर ये क्या हो गया। अरे भाई, ये समझने के लिए तुमको इसके पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तभी तो मैंने तुमसे कहा कि अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले वो देखो फिर यहाँ आओ। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इधर लिख देता हूँ। अगर मेरे पास दिया हो 4 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन। यहाँ पे 4 न्यूटन क्या है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। 6 न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। देख लो, दोनों ही टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तभी ये दोनों ऐड हो पाएगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इफ C इज इक्वल टू A इंटू B, अब दो डायमेंशनल फॉर्मूला का अब दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, देन A एंड B में और may not have same डायमेंशंस। A और B का डायमेंशन सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेम होना कंपलसरी है, इधर कोई कंपलसरी नहीं है। इसके एग्जाम्पल के साथ मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ आपको, हर चीज़ प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसे लॉजिक, ऐसे मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं चलेंगी। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास दिया हो इधर 2 kg 4 kg है ना, मैं यहाँ पे 2 kg ले लेता हूँ प्लस 4 मीटर पर सेकेंड ले सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 8
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देख लो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये क्या है? मास। ये क्या है? वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा? मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मास है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? mL0T0। और ये क्या है? वेलोसिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कल मैंने क्या बताया था? m0LT-1। m0LT-1। यहाँ देख लो दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, तो अलग अलग क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे सेम अलग अलग ऐड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सेम ही ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट में भी सेम ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में सेम या डिफरेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसको आप नोट करें, इसको हम रब करेंगे और बढ़िया बढ़िया एकदम धांसू एग्जाम्पल करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास x इज इक्वल टू ए टी, तो बढ़िया से लिखो सर, समझ में नहीं आता है। ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, वेयर x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है? टाइम। फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b एंड c इज इक्वल टू व्हाट? बता दो कैसे क्या होगा। तो इसको बताने के लिए बहुत आसान है, बन जाएगा। देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए इनको उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ, तो लेफ्ट साइड में ले आओगे तो क्या होगा? x माइनस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब जब ये हो जाएगा तो बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट या ऐड तब होगा जब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, डायमेंशंस सेम होंगे। तो सेम होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी लिख सकते हैं। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? l। और ए टी, ए कुछ नहीं, टी मतलब टी, तो डायमेंशन ऑफ ए निकल गया हमारे पास LT-1। वाह, देखो कितना आसान है, फटाक से निकल गया। इसी तरीके से वीडियो को पॉज करो और बी और सी का डायमेंशन निकाल लो, आराम से तुम निकाल सकते हो। LT-1 ये आएगा LT-2, ये होगा LT-3। बी का होगा LT-2, सी का होगा LT-3। निकाल के देख लो। नहीं निकाल पा रहे हो तो सीख लो, नहीं निकालोगे तो हम तो हैं ही। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ x क्या होगा? l। डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, b को b रख दो और t मतलब t का स्क्वायर डायमेंशन। यहाँ से डायमेंशन ऑफ b कितना आ गया? LT-2। इसको उठा के भेज दो लेफ्ट में, तो LT-2 हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले, ये आएगा, आ गया। अब निकालो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी क्यूब। यहाँ से निकाल लो, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला c का। तो a का हो गया LT-1, b का हो गया LT-2, c का हो गया LT-3। ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला। इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी टर्म का, तो निकाल सकते हो तो आ जाओ, निकालो निकाल के दिखाओ। अभी एक और देते हैं तुमको। अभी मैंने दे दिया, मान लो मेरे पास दिया हो y इज इक्वल टू ए टी अपॉन बी प्लस टी, वेयर y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वो अपना वही वाला पहला वाला, और t क्या है? ठंडा लग रहा है यार, टाइम ठंड लग रही है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। निकालो, वीडियो को पॉज करके निकालो, तब तक हम इसको रब करते हैं।
जब तक हम रब करेंगे तब तक तुम निकाल लो। आ जाओ मैच करो अब, कितना सही किए कितना गलत किए, मैच करो। देखो इसको उठा के ले आओ इधर, तो y माइनस ए टी अपॉन बी प्लस टी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट का मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, अच्छा तभी जाकर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये दोनों ऐड भी तो हो रहा है, ये b ऐड हो रहा है और t ऐड हो रहा है, तो b और t का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो b का डायमेंशन t हो गया, t मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या हो गया t, b का डायमेंशन कितना हो गया t। अब जब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ लिख दो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी अपॉन बी प्लस टी। यहाँ पे एक मिस्टेक होने की चांस है, एक मिस्टेक, ठीक है, जो कि कॉमनली लोग कर सकते हैं। वो देखो क्या मिस्टेक हो सकता है बनाने में, न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। डायमेंशन ऑफ y, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, l लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a नहीं मालूम है, a लिख दो, t का डायमेंशन कैपिटल T डिवाइडेड बाई b का डायमेंशन क्या था, b का डायमेंशन हम t निकाले हैं और ऑलरेडी यहाँ पे एक t है, तो क्या इसको 2t लिख दें, नहीं। क्या इसको t स्क्वायर लिख दें, नहीं। तो क्या लिख दे सर, लिख दे सिर्फ t। देखो ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन लिखना है, इसका भी डायमेंशन लिखना है, दोनों को ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं होता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, 2t नहीं होगा, सिर्फ एक t बच जाएगा। तो इससे ये t कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू l बच गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर, a का डायमेंशन l हो गया, b का डायमेंशन t हो गया। लिखो इसको। अब बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं एक। तो बच्चों अब थोड़ा अच्छा एग्जांपल करेंगे, जो जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई मेंस 2009 में आया क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जेई मेंस 2009 में आया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है f इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, where this f is force and x is displacement, k is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओ माय गॉड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सर जी ये क्या होता है, तो हम पढ़े ही नहीं है। t क्या है, टेम्परेचर, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। अल्फा एंड बीटा क्या है, ये दो गो कांस्टेंट है, जुड़वा भाई है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करके दिखाना है। वीडियो को पॉज करो और अगर कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो सीख लो, इसके बाद कर लेना। देखो e के पावर समथिंग है, तो e के पावर कुछ भी हो, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 x लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो कांस्टेंट ही होता है। e के पावर 2 लिख सकते हो, e के जगह पे x के पावर 5 लिख सकते हो, y के पावर 10 लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म ही आएगा।
ई के पावर 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिख सकते, ठीक है। ई के पावर 5 मीटर नहीं लिख सकते, ऐसा कभी आज तक तुम सुने भी नहीं होगे, हो भी नहीं सकता, गलत है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ही पावर में आएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज इक्वल टू m0 l0 t0। ध्यान रखना, ये फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखना, जब तक जियोगे तब तक ध्यान रखना इस चीज़ को। अब कह रहा है फोर्स इज इक्वल टू दिस स्टेट, अगर ऐसी बात है तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन के टी हो जाएगा, हो सकता है, इजिली हो सकता है। तो अब अगर ये हो सकता है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यही तो है इस क्वेश्चन में, यही तो निकालना है। तो इधर खोपचे में निकालो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होगा, पी वी इज इक्वल टू के टी, यहाँ से के निकाल सकते हो पी वी अपॉन टी। अरे चच्चा प्रेशर आ गया, प्रेशर तो कल बताए थे तुम लोगों को, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल 2। तो ये कितना हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। यहाँ लिख दो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, देख लो ये वाला उठा करके यहाँ डाल दो प्रेशर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, L3 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर क्या है, केल्विन। तो के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2 के माइनस 1, ठीक है। इसके को ऊपर लेके चले जाओगे, इतना आ जाएगा, यहाँ डाल दो, यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल 2 टी माइनस 2 के माइनस 1 इंटू, ऑलरेडी एक के मल्टीप्लाइड है, के, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर लेकर के जाओगे तो m माइनस 1 L0 T2, ये अल्फा का डायमेंशन हो गया, m माइनस 1 L0 T2। अब अल्फा का डायमेंशन तो तुमको निकल गया, तो अब बीटा का भी निकाल सकते हो। यहाँ नीचे निकालता हूँ, देखो ध्यान से, बीटा का डायमेंशन निकालोगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इतना हो जाएगा। तो डायमेंशन फोर्स कितना होता है, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा देखो ये तो टर्म तो कांस्टेंट हो गया ना, तो ये कांस्टेंट टर्म को तो वैसे ही डायमेंशन लेस है, तो f इज इक्वल टू इतना बच गया, तो जो f का डायमेंशन होगा वही इनका डायमेंशन हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो अल्फा का डायमेंशन कितना है, m माइनस 1 L0 T2 इंटू बीटा, इसको उठा के यहाँ लेकर के आओ, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई m माइनस 1 L0 T2, इसको उठा के ऊपर लेके जाओ। तो जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे ये कितना हो जाएगा, m2 L T माइनस 4, ये किसका डायमेंशन हो गया, बीटा का डायमेंशन निकल गया। अल्फा का डायमेंशन ये है, बीटा का डायमेंशन ये है, इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा छाप लो अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेन 2009 में शायद आया क्वेश्चन है ये, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको नोट करो। अब हम इसको रब करेंगे, तो बच्चों जेईई मेंस 2004 में क्वेश्चन आया है जो कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे ही उसको डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे ये जेईई मेंस 2004 का क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना है इसको। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, वेयर P is pressure, Z is displacement
के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मौसा फिर आ गया, ये मौसा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज टेम्परेचर, टेम्परेचर, थीटा क्या है, टेम्परेचर है। अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये बीटा का डायमेंशन पूछा है, चाचा को हम अल्फा बीटा दोनों का डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे। निकालो, वीडियो पॉज करो और वैसा ही है जैसा पहले वाला था, निकाल के दिखाओ। निकालो, निकालना पड़ेगा भाई, निकालो। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम बताते जाएंगे बताते जाएंगे बताते जाएंगे, तुम छापते जाओगे, वैसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखो और मैच करो कहाँ गलती की हो। ये देखो, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया पावर का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं, डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0 अल्फा इंटू जेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो l हो जाएगा अपॉन के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर से निकाल के दिखाता हूं। इतना किसका होता है, के का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ये वाला होता है, क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। यहाँ लिख दो ml2t-2n2 k-1 इंटू थीटा क्या है, टेम्परेचर के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाई इज इक्वल टू m0 l0 t0। अब यहाँ से इजिली निकाल सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हैं। यहाँ से एक l से ये l उड़ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m(l)t-2। अल्फा का डायमेंशन इतना आ गया। अब जब अल्फा का डायमेंशन इतना आ गया तो वहाँ चेप डालोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। p क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ml-1t-2। लिख दो ml-1t-2 इज इक्वल टू, हमें अल्फा का डायमेंशन मिल गया है, कितना होता है ml-t-2 डिवाइडेड बाई बीटा का डायमेंशन नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा। ml-t-2 डिवाइडेड बाई ml-1t-2, m से m खत्म, m0 l2 t0, ये भी खत्म। बीटा का डायमेंशन कितना हो गया, m0 l2 t0। तो बच्चों ये हो गया बीटा का डायमेंशन। बीटा का डायमेंशन हमारे पास इतना आ गया। अल्फा का डायमेंशन कितना है, mlt-2, बीटा का डायमेंशन कितना हो गया, m0 l2 t-2। ये जेईई मेन 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इसको आप नोट करें और नोट करके घर पे और भी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल प्रैक्टिस करें। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस स्टेटमेंट से मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। एक बार मेरी क्लास में, जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था उस टाइम में, तो एक बच्चा आया और उससे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा था। मैंने उससे पूछा क्या कारण है कि तुमसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता है। उसने बोला कि सर फिज़िक्स में, फिज़िकल केमिस्ट्री में मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। उसका उस टाइम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, फ्रिक्शन चल रहा था उस टाइम में, तो वो पढ़ा रहा था मैं। तो उस टाइम में बच्चे ने बोला कि मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जनरली होता ये है कि आप लोग 10th क्लास पास करके आए हैं और 10th क्लास तक सारी चीज़ें थ्योरेटिकल चलती हैं। कुछ फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे, बट बच्चे मैक्सिमम प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं किए होते हैं और 11th क्लास में आते ही न्यूमेरिकल चालू हो जाता है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों के पास। ठीक है, तो मेरी ये बात ध्यान रखना कि यहाँ भी एक स्टेटमेंट काम करेगी और वो स्टेटमेंट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फिज़िक्स में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री में भी आपका वो है,
न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने से ही आप फिजिक्स सीख पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिजिक्स नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जो बच्चे जेई में टॉप करते हैं, नीट में टॉप करते हैं, उनमें ये चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिक्स में आप डेफिनेटली परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप भी एक टॉपर की तरह टॉप कर सकते हैं प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया है। इसके अलावा घर पे भी जो भी आपको पैकेज मिले, कहीं से भी मिले, आप उठा लो, मार्केट जाकर ले लो, HC वर्मा की बुक ले लो, ठीक है, जहाँ से भी आप उठा सको, जो भी आपको मटेरियल अच्छा लगता है, जिस इंस्टीट्यूट का आपको अच्छा लगता है, उठाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को घुमा फिरा करके देखो, पिछले वाले वीडियो को देखो और फिर समझने की कोशिश करो, ठीक है। आगे हम कल इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको बढ़िया से अपने कॉपी में नोट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।